हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। और क्लास 11th में हम कल कर रहे थे, स्टार्ट किया था हमने सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बात करनी थी, ठीक है। जिसमें से हमने कल पढ़ा कि सेल बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है। जैसे कि जो एनिमल सेल्स होती हैं ना, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक है एंड प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बट एनिमल सेल की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग सेल्स जो हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। बट द सेम थिंग इज़ कि सभी सेल के अंदर सेम टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो कि सेम टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ओके। देन मे बी इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेल। कॉम्प्लेक्स सेल मीन्स अगर इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक okay, so a double membrane bound nucleus is present in eukaryotic cell, okay. Inside the nucleus linear chromosomes are present. Number of chromosome is vary in different cells, okay. For example, if we talk about human cell, there is 46 chromosomes in a nucleus, okay, in a somatic cell, okay. When we talk about of germ cell, तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सेल, देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट, ओके। सो a double membrane bound nucleus with the linear chromosome, okay. And here outer side of the nucleus this type of structure is found. This structure is known as endoplasmic reticulum, okay. It is of two type actually, endoplasmic reticulum. इसके सरफेस पे अगर इस तरीके का डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये स्मूथ है, मतलब कि अगर इसके सरफेस पे कोई भी ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, व्हाट इज दिस डॉटेड स्ट्रक्चर? वी विल टॉक अबाउट इट। सो दिस इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सेल के अंदर ये दोनों ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ तो, और एक ही एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की कुछ सरफेस रफ होती है, कुछ स्मूथ होती है, ओके। जहाँ पे भी ये डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, rough endoplasmic reticulum. What is this dotted structure? Actually, these are ribosomes. Means proteins. Okay. They are also present in free form inside the cytoplasm. Okay. Next structure is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एक सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। एक सेल के अंदर अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ सेल, ओके। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन ओके। अगर हम बात करें स्पर्म की, जो कि एक हैप्लॉइड सेल है, उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत सारे वर्क करने होते हैं, ठीक है। सो अलग अलग सेल, मतलब जो सेल जितना
फंक्शन कर सकती है, मतलब जितना उसका काम है, जितनी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या स्पेशलिटी होती है कि इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे एंड इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और उसके पास खुद का ही अपना राइबोसोम होता है। बात समझ में आई? इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ओके, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसके अलावा छोटे छोटे से वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दीज आर सम स्मॉल वेसिकल्स। और इसके अलावा लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो लाइसोसोम, वेसिकल, यहाँ इस डायग्राम में हो सकता है चीजें एक जैसी दिख रही हो, बट देयर इज अ डिफरेंस। ओके, सो दीज आर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स। ओके, अब देखो एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के साथ में अटैच है। ठीक है, अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि अगर ये जो क्रोमोसोम है, इनका रेप्लिकेशन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है, ट्रांसलेशन होना है, मतलब ये वाली जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, हाँ, सेल डिवीजन के टाइम पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, सेल फॉर्मेशन, मतलब जब ये एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे हमने माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन में ये देखा था दैट ड्यूरिंग प्रोफेज स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपीयर एंड क्रोमोसोम्स गेट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन उससे पहले रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर हुई। ठीक है, उस रेप्लिकेशन में जब हमने प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात की थी, याद करो, प्रोकैरियोटिक के अंदर हालांकि न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन मैकेनिज्म तो सेम ही होता है। ठीक है, सो अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं, मतलब कि हमको बहुत सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन करने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज तो हमको चाहिए होगा, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए जो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके वो वाला प्रोटीन भी चाहिए होगा, उसके साथ हेलिकेज चाहिए होगा, उसके साथ लाइगेज चाहिए होगा। तो ये सारे प्रोटीन्स को बनाने का काम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में ये जो प्रोटीन्स हैं वो अटैच हैं, राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हैं। ये राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से ही प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, और वो प्रोटीन इस न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टेक प्लेस आउटसाइड द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है,
तो जो प्रोटीन न्यूक्लियस के बाहर बनते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है, ओके, ये कैसे टाइप की मेम्ब्रेन है, सेमी परमीएबल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को अपने इस पार से उस पार जाने देती है। लेकिन अब प्रोटीन है, अगर हम बात करें, प्रोटीन्स आर वेरी हैवी सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इन प्रोटीन्स को अंदर जाने के लिए बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं जो इन प्रोटीन को इस पार से उस पार पहुंचाने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए है, मतलब इसका भी रेप्लिकेशन होता है और इसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही सेम प्रोसेस चलेगी जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो वेसिकल्स हैं और जो लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम एक ऐसी वेसिकल है, एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेसिकल, लेकिन लाइसोसोम एक ऐसी वेसिकल है जो बहुत सारे डिग्रेडेबल एंजाइम जो है उसको कंटेन करने का काम करती है। मतलब कि अगर ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए, ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरी सेल में फैल जाएंगे और पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनल्स को डैमेज कर देंगे और उस पूरी सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग बर्स्टिंग ऑफ लाइसोसोम सेल अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस मतलब कि सेल डेथ, ठीक है। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? सेल की लाइफ साइकिल को खत्म करना है एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज लाइसोसोम। वेसिकल जो होती हैं, वेसिकल एक सब्सटेंस को दूसरे, मतलब किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती हैं और स्टोर करने का काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी से ही इन वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे? पिंचिंग की प्रोसेस से, ठीक है। मतलब कि बेसिकली क्या है, जैसे कोई सब्सटेंस यहाँ पे आया, ये बार इधर देखते हैं, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी के अंदर यहाँ पे कोई प्रोटीन पार्टिकल आया, ठीक है, और इस गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये प्रोटीन यहाँ आया, ठीक है, तो इस गोल्गी बॉडी में, इस वाली लाइन में यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़ा अंदर बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है, ये प्रोटीन है। फिर ये थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकलेगी इस तरीके से, एंड देन आफ्टर सम टाइम ये इस तरीके से हो जाएगी और ये जो वेसिकल है वो पिंच होके बाहर आ जाएगी। ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है गोल्गी बॉडी के अंदर, मतलब गोल्गी बॉडी के साथ में जो वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेल ऑर्गेनल्स और टिपिकल टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे हम, देखते हैं कुछ एक सेल ऑर्गेनल्स अभी एंड कुछ नेक्स्ट क्लास में। So, the first of all, nucleus. It is also known as brain of the cell, ठीक है, क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स तो सारे न्यूक्लियस के अंदर हैं, ठीक है। अभी उन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर सारे जीन्स हैं, ठीक है, और वही सारे जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक एक चीज़ बनाने के लिए। मतलब एक एक सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको बनाने के लिए जो जीन्स है वो उसी में प्रेजेंट हैं। बात समझ में आई? ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम। एक एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इसके अंदर ये जीन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ a specific type of protein which is responsible for formation of a large subunit of ribosome, ठीक है। बात समझ में आई? लार्ज सबयूनिट बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर इधर जो जीन प्रेजेंट है वो स्मॉल सबयूनिट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस डीएनए के मतलब इस पार्ट का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होके क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होके प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोटीन का और इस प्रोटीन का आपस में अटैचमेंट होगा, तब जाके क्या बनेगा, राइबोसोम। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं
वो मोर देन 25,000 जीन्स को कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स कितने हैं? क्रोमोसोम हमारे अंदर है टोटल, अगर हम बात करें एक तो हमारे अंदर कॉपी प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम की, है ना। सो 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 क्रोमोसोम के अंदर एक टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे और उन्हीं की कॉपी प्रेजेंट होगी दूसरे 23 वाले सेट में, ठीक है। तो मोर देन 25,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, और 25,000 की कॉपी, ठीक है, पेयर। 23 क्रोमोसोम है, मतलब कि एक क्रोमोसोम के अंदर मोर देन 1000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये अगर एक क्रोमोसोम के अंदर मोर देन 1000 जीन्स प्रेजेंट है, मतलब सबका ट्रांसक्रिप्शन होगा, सबका किसी से कोई चीज़ बनेगी, किसी से सिर्फ आरएनए बनेंगे, किसी से सिर्फ प्रोटीन बनेगा, कोई प्रोटीन एंजाइम फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरीके से अलग अलग जीन जो है वो अलग अलग सेल के पार्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द क्रोमोसोम, ओके। एंड द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन स्टार्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस and in the mid of cell division nuclear membrane get disappear and then chromosomes get scattered and then separation take place and then again nuclear membrane get formed, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है और वापस से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, लेकिन आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।